Dear students, MSc जूलॉजी सेमेस्टर सेकेंड के पेपर 9th डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंतर्गत प्रीवियस लेक्चर में हमने थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट बायोलॉजी के अंतर्गत प्री फॉर्मेशन थ्योरी अर्थात पूर्व जनन सिद्धांत तथा थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस अर्थात अनुजनन सिद्धांत के विषय में जानकारी प्राप्त की थी। माई सेल्फ डॉक्टर राजेश कुमार, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। इसी के कंटिन्यूशन में आज हम दूसरा सिद्धांत डेवलपमेंट बायोलॉजी को के संबंध में अनेक वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तावित अन्य सिद्धांत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि बियर्स लॉ, बियर का नियम, रिकैप्चुलेशन थ्योरी, पुनरावर्तन सिद्धांत, जनन स्तर अवधारणा, जर्म लेयर कॉन्सेप्ट, जर्म प्लाज्म थ्योरी, जनन द्रव्य सिद्धांत एंड मोज़ेक थ्योरी अर्थात मोज़ेक सिद्धांत के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। नाउ फर्स्ट वी टेक बियर्स लॉ। व्हाट इज बियर्स लॉ? साइंटिस्ट वान बियर 1792 से 1876 के अंतर्गत इन्होंने एम्ब्रियोलॉजी के फील्ड में कार्य किया और आधुनिक भ्रूण का इसी कारण इन्हें आधुनिक भ्रूणिका या मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी का जनक, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी माना जाता है। 1828 में बियर ने 3 शोध पत्र प्रकाशित किए, जिसमें फर्स्ट था एपिस्टल, सेकंड कमेंटर और थर्ड डेवलपमेंटल हिस्ट्री ऑफ एनिमल। इन शोध पत्रों में डिस्कवरी ऑफ नोटोकोड, डेवलपमेंट एंड सिमिलरिटी इन एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ ममेलियन एग एंड फाइलोजेनेटिक डेवलपमेंट महत्वपूर्ण बिंदु थे। बियर के नियमों की मुख्य बातों में मुख्य बिंदु इस प्रकार थे। डेवलपमेंट के समय सामान्य लक्षण पहले, जबकि स्पेसिफिक कैरेक्टर्स बाद में प्रदर्शित होते हैं। डिफरेंट स्पीसीज के एम्ब्रियो उनके वयस्क या एडल्ट की तुलना में अधिक समानता रखते हैं। डेवलपमेंट के दौरान एक स्पीसीज का एम्ब्रियो दूसरी स्पीसीज से धीरे धीरे अलग प्रकार का होता जाता है। एक हायर एनिमल डेवलपमेंट के दौरान उन स्टेजेस से गुजरता है जो लोअर एनिमल्स के परिवर्तन से मिलती जुलती है। नाउ नेक्स्ट, रिकैपिचुलेशन थ्योरी या पुनरावर्तन का सिद्धांत। साइंटिस्ट मिलर ने 1864 में और हीकल ने 1868 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे पुनरावर्तन का सिद्धांत कहते हैं। इसके अनुसार ऑन्टोजोनी रिपीट्स फाइलोजेनी अर्थात व्यक्तिवृत्त परिवर्तन जातिवर्त परिवर्तन को दोहराता है। और दूसरे शब्दों में हायर एनिमल अपने परिवर्तन के दौरान उन अवस्थाओं से गुजरता है जो लोअर एनिमल्स के एडल्ट के समान होती है, जो उनके एंसेस्टर्स या पूर्वज थे। फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉग डेवलपमेंट में जाइगोट, मोरूला, गैस्टुला एंड लार्वल स्टेजेस को क्रमशः प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंटेटा एंड फिश के समान माना जा सकता है। नेक्स्ट, जर्म प्लाज्म थ्योरी। जनन द्रव्य का सिद्धांत का प्रतिपादन साइंटिस्ट ऑगस्ट वीजमान ने 1834 से 1914 के मध्य में किया। इनके अनुसार एनिमल्स में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, पहला सोमेटिक सेल और दूसरा जर्म सेल। सोमेटिक सेल में किसी प्रकार के डिटर्मिनेंट्स अर्थात निर्धारक नहीं पाए जाते, अतः इनमें डिवीज़न सामान्य रूप से चलता रहता है, जबकि जर्म सेल द्वारा लक्षणों का स्थानांतरण पीढ़ी दर पीढ़ी होता है।
प्रिमिटिव जर्म सेल जिनसे गोनट्स में टेस्टिस एंड ओवरी को संबंधित किया जाता है, उनका निर्माण होता है। क्लीवेज के प्रारंभ में ही पृथक हो जाती हैं। इन जर्म सेल्स में डिटर्मिनेंट्स उपस्थित होते हैं, अर्थात आनुवंशिक निर्धारक उपस्थित होते हैं। यह जर्म सेल सोमेटोप्लाज्म पर एक परजीवी या पैरासाइट के रूप में स्थित होता है। यह जनन द्रव्य जर्म सेल के रूप में निर्मुक्त होता है तथा निषेचन के बाद पुनः नए सदस्य में समाविष्ट हो जाता है। नेक्स्ट, मोज़ाइक थ्योरी। साइंटिस्ट वीलमान रॉक्स ने 1888 में इस सिद्धांत का प्रतिपादित किया। इनके अनुसार ओंटोजेनिक डेवलपमेंट के दौरान अनफर्टिलाइज्ड एग अनडिफरेंशिएट होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद डिफरेंशिएशन प्रारंभ हो जाता है। डेवलपमेंट के साथ साथ सेल्स में अधिक स्पेशलाइजेशन की क्रिया होती है। ब्लास्टुला में स्पेसिफिक टिश्यू एंड ऑर्गन फॉर्मेशन के लिए डिफरेंट रीजन सीमित हो जाते हैं, अर्थात ब्लास्टुला एक प्रकार के मोज़ेक फॉर्म छापा या पच्चीकारी में परिवर्तित हो जाता है। नाउ नेक्स्ट, जर्म लेयर कॉन्सेप्ट। पेंडर ने 1817 में चिक एम्ब्रियो में एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म नामक 3 जर्मिनल लेयर्स के निर्माण का वर्णन किया और बताया कि सभी टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स का परिवर्तन इन्हीं जर्म लेयर्स द्वारा होता है। तत्पश्चात साइंटिस्ट कोवलेस्की ने 1846 से 1901 के मध्य डेवलपमेंट बायोलॉजी में कार्य किया। इन्होंने एम्फोक्सिस के इन 3 जर्म लेयर्स के डेवलपमेंट का अध्ययन कर बताया कि जाइगोट पहले सिंगल लेयर ब्लास्टुला में परिवर्तित होता है, जो इनवेजिनेशन अर्थात अंतर्वलन की क्रिया के द्वारा डबल लेयर गैस्टुला में कन्वर्ट हो जाता है। अब यह प्रमाणित हो चुका है कि सभी एनिमल्स में डेवलपमेंट का यही सीक्वेंस या यही प्रक्रम पाया जाता है। नाउ रेगुलेटरी थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट और नियमनकारी सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन साइंटिस्ट हैंस एंड ड्राइक ने किया। उन्होंने सी अर्चिन एग का अध्ययन कर बताया कि प्रारंभिक एम्ब्रियो अर्ली एम्ब्रियो की प्रत्येक कोशिका में पूर्ण एम्ब्रियो के निर्माण की सामर्थ्य होती है, किंतु उनका भविष्य उनकी स्थिति पर निर्भर करता है। इस हैंस ड्राइक ने सी अर्चिन एम्ब्रियो में फर्स्ट क्लीवेज के बाद ब्लास्टोमियर्स को पृथक करने पर पाया कि दोनों ब्लास्टोमियर्स से कंप्लीट एम्ब्रियो व लार्वा का निर्माण होता है। यही परिणाम सेकेंड क्लीवेज के बाद प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रारंभिक अवस्था में अंडे में पूर्ण सशक्ता अर्थात पोटेंशी पाई जाती है। इस प्रकार के डेवलपमेंट को रेगुलेटिव डेवलपमेंट और जो अंडा है उसको रेगुलेटिव एग के नाम से जाना जाता है। नाउ ग्रेडियंट थ्योरी। ग्रेडियंट थ्योरी अर्थात प्रवणता सिद्धांत का प्रतिपादन साइंटिस्ट टी बोवेरी ने 1910 में किया। उनके अनुसार ओवम के एनिमल पोल और वेजिटल पोल के मध्य मेटाबॉलिक एक्सियल ग्रेडियंट पाई जाती है, जो संरचना विकास को नियंत्रित करती है। साइंटिस्ट हॉर्स्टाइडिस ने 1955 में बताया कि ओवम में स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के नियंत्रण के लिए 2 ग्रेडियंट्स उपस्थित होते हैं। पहला एनिमल ग्रेडियंट जो एनिमल पोल से वेजिटल पोल की ओर जाता है, और दूसरा वेजिटल ग्रेडियंट जो कि वेजिटल पोल से एनिमल पोल की ओर गमन करता है।
साइंटिस्ट MC चाइल्ड ने बताया कि मेटाबॉलिक रेट दोनों पोल पर अलग अलग होती है, अर्थात एनिमल पोल पर मेटाबॉलिक रेट अधिक होती है जबकि वेजिटेबल पोल की ओर धीरे धीरे कम होती जाती है। चाइल्ड का सिद्धांत मेटाबॉलिक एक्सियल ग्रेडियंट थ्योरी कहलाता है। अंत में ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट का अर्थात संगठक सिद्धांत का प्रतिपादन साइंटिस्ट स्पीमैन ने 1901 में किया। इन्होंने बताया कि एक एम्ब्रियोनिक टिश्यू अन्य निकटवर्ती टिश्यू को एक स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हेतु प्रेरित करता है। प्रेरित करने वाले टिश्यू को इंड्यूसर और जिस टिश्यू पर प्रभाव होता है उसे रेस्पॉन्सिव टिश्यू कहते हैं तथा इस क्रिया को एम्ब्रियोनिक इंडक्शन कहा जाता है। इन्होंने बताया कि एम्ब्रियोनिक इंडक्शन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए मौलिक क्रिया विधि है। वर्तमान में इंडक्शन को एक प्रकार का इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन माना जाता है जो कि डिफरेंशिएशन या विभेदन के लिए आवश्यक होता है। इंडक्शन के समय कुछ केमिकल्स इंड्यूस द्वारा संचालित किए जाते हैं जिसे इवोकेटर कहते हैं और प्रेरण की क्रिया इवोकेशन कहलाती है। प्रेरण की घटना को स्पीसमैन ने सर्वप्रथम वर्टिब्रेट्स में आई लेंस डेवलपमेंट के समान समय देखा और बताया कि आँखों की रेटिना तथा लेंस दोनों की उत्पत्ति अलग अलग सोर्स से होती है। रेटिना की उत्पत्ति फोरहेड के पार्श्व लेटरल साइड से जबकि लेंस की उत्पत्ति हेड एपिडर्मिस से होती है। स्पीमैन के अनुसार सैलमेंडर के अर्ली गैस्ट्रुला में एक्टोडर्म एंड न्यूरल प्लेट्स का एक्सचेंज कर दिया जाए तो दोनों टिश्यू अपनी नवीन स्थिति के अनुसार संरचना का निर्माण करते हैं। इस प्रकार थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट के अंतर्गत कल हमने प्री फॉर्मेशन थ्योरी एंड एपिजेनेसिस के विषय में चर्चा की थी और आज हमने बियर्स लॉ, रिकैपिचुलेशन थ्योरी अर्थात पुनरावर्तन का सिद्धांत, जर्म लेयर कॉन्सेप्ट, जर्म प्लाज्म थ्योरी, मोज़ेक थ्योरी, रेगुलेटर थ्योरी, ग्रेडियंट थ्योरी एंड ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के विषय में जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।